अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद जैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची तबाह हो गया, सवाल तो बनता है। वज़ीर आला साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 13 बरस हो गए, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, इसे ठीक करने के लिए आपकी हुकूमत की तरफ से कुछ नजर नहीं आ रहा। समा के सवाल पर मुराद अली शाह ने एतराज कर दिया, कहा यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी मुझसे हुआ था, उनको तरक्याती मंसूबे गिनवा चुका हूँ। बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, उस पर मुझे थोड़ा सा आपसे इतराज़ है। तो मैं गिनाना नहीं चाहता, मैं तो समझता हूँ आपको देखनी चाहिए ये शारा फैसल, यहाँ तारिक, यहाँ हब चौकी रोड, यहाँ कैंट स्टेशन के वो, यहाँ जो सारे कई, मैं तो इसलिए याद नहीं करता हूँ कि ये कह देना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, पहले थोड़ी सी ज़्यादती है। ये होना बहुत ज़्यादा चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और उसके लिए ही तो मैं शोर मचा रहा हूँ। मैंने कई बार कहा है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पता नहीं वो मैं नहीं पुट अक्रॉस कर सक रहा बात, कि कराची की ओवर द इयर्स, और उसमें आप हमें भी 13 साल कह दें, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कराची के अंदर आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, और सूबाई हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। इसके लिए हम फेडरल गवर्नमेंट से भी कहते हैं, और हम इंटरनेशनल, इवन फेडरल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। आज़ाद कश्मीर को बदलने के दावेदार पहले लाड़काना और कराची की हालत को तब्दील कर लें। वफाकी वज़रा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ललकार, नून लीग को भी निशाने पर रख लिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान अली अमीन गंडापुर का कहना था कि तहरीक इंसाफ कामयाब हुई तो आज़ाद कश्मीर को 500 अरब रुपए का पैकेज देंगे। हमारी हुकूमत जब बनेगी तो हम आपको 500 अरब का इंशाल्लाह पैकेज देंगे। एक वोट की लीड पे 1 करोड़ रुपए ज्यादा फंड दूंगा आप लोगों को। लीड के साथ आपको फंड मिलेगा। इनके लीडर भी चोर हैं, ये भी चोर हैं, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो नवाज शरीफ है। आपके अपने वोट से वोट मांगते हैं। अपने घर की शादी में मोदी को किसने बुलाया था? नवाज शरीफ। तो शादियों में बुला के मोदी को इतना के ढला के मारता है। डाकू लुटेरों कहीं आजाद कश्मीर में कोई जगह नहीं है। सज्जन जंदाल को बगैर वीजा के आप मरी बुलाते हो। हमारे कश्मीर में हम देख रहे थे कि इज्तिमाई कब्रें बरामद हो रही है, उनके हवाले से बात करने से शर्म आती थी आपको। आज भी आपको शर्म नहीं आती, लेकिन हम आपको बेशर्म कहते हैं। दूसरा भी आया हुआ है यहाँ पे भी पर्ची लहरा के कहता है कि हमने आजाद कश्मीर को बदलना है। खुदा का खौफ करे, लड़काना को पहले बदले, कराची को कचरे का ढेर बना दिया, उसको बदले, ताकि आजाद कश्मीर को लड़काना ना बनाया। बड़े साहब की तबीयत नासाज, तफसीलात बताएंगे कुछ ही देर बाद। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अशरफ गनी साहब का, या अब्दुल्ला का, या डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान रशीद अनस का, या इंटीरियर मिनिस्टर अफगानिस्तान अब्दुल सत्तार का, या उस्ताद अता मोहम्मद का, मैं सबको ये पैगाम इमरान खान का देना चाहता हूं का अमन, पाकिस्तान की तरक्की अफगानिस्तान से वाबस्ता है। हम अफगानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं, और पिंडी के लोगों, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का वजीर दाखिला वाना से लेके, शमाली वजीरिस्तान से लेके, जनूबी वजीरिस्तान से लेके अंगूर अड्डा तक हर बॉर्डर पर गया है, और सारे बॉर्डरों को हम अल्लाह के फजलो करम से वजारत दाखिला सील कर रही है, ताकि दहशतगर्द इस तरफ आम सड़क से ना आ सके। ईरान के साथ भी हम सरहद को 40% बंद कर चुके हैं, अफगानिस्तान के साथ 88% बंद कर चुके हैं, और ये ईरान के साथ भी सरहद हम 44% जो है इसको इस साल में 100% बना देंगे। और मैंने पूरी कोशिश की पिंडी के लोगों के इस शहर में शराफत की सियासत हो। अगर किसी आदमी का हक, किसी आदमी की जायदाद, किसी गरीब डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई यहां गर्दन उठा के चल सकता है कि हम गरीबों के तर्जमान हैं, हम गरीबों के आवाज हैं। और याद रखो, मैं वो आवाज हूं, मुझे फख्र है कि इमरान खान मेरी बात सुनता है। मुझे फख्र है
मैंने अपनी सियासत को बढ़ाना चाहता। लोगों, आपको पता है कि 1977 में मैं 4 हलकों से उम्मीदवार था और 4 के 4 हलकों में मैं पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर था। आपको बताएं कि इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि हम अफगानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि वज़ीर दाखिला वाना से लेकर अंगूर अड्डा तक गए हैं। नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बेघर होने वालों को प्लॉट मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान, कहते हैं मुतासरीन को स्कीम 42 में प्लॉट्स देंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेंगे कि बहरिया के फंड से 10 अरब रुपए दें ताकि हम उनको गरीबों के लिए घर बनाने के लिए दें। हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया है, MDA में तैसर टाउन, LDA के एरिया में स्कीम 42, इसमें हमने जगह ये मार्क की है कि तकरीबन जो रिकॉर्ड है 6,500 के करीब, वहाँ पे हम 80 गज के प्लॉट इनको देंगे। उसके साथ साथ 3 दरखास्तें दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली दरखास्त है यही गुज्जर और औरंगी वाले के जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिनको हम प्लॉट दे रहे हैं, उनके लिए हमें घर बनाने के लिए हमने अंदाज़ा लगाया है कि 1 मिलियन एक घर का बनाने का लगेगा। इस वक्त इनिशियल एस्टिमेट तकरीबन 3.5 अरब का। पहली दरखास्त हम कह रहे हैं कि जो बहरिया के फंड्स सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं उसमें 10 अरब रुपए हुकूमत सिंध को, और चाहे वो बहरिया की स्कीम के लिए फंड्स अगर सुप्रीम कोर्ट हमें इजरा कर देगी हमें दे दें ताकि हम इन गरीबों को जल्द से जल्द कर सकें। कल सुबह दरखास्त जमा हो जाएगी। अरबों रुपए की चमक देखकर सिंध हुकूमत के तर्ज अमल में हैरत अंगेज तब्दीली। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को 460 अरब अदा करने का कहा तो ज़मीन के हुसूल में मदद करने वाली सिंध हुकूमत हिस्सा मांगने आ गई। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा इस हैरत अंगेज तब्दीली के बारे में। देखिए, तब्दीली तो वाकई हैरत अंगेज आई है क्योंकि सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब बहरिया टाउन का केस चला था उस वक्त न सिर्फ बहरिया टाउन के साथ जमीन का जो तबादला हुआ था उसकी हिमायत की थी, बल्कि जब फैसला आ चुका है बहरिया टाउन के खिलाफ तो नजरसानी दरखास्त में भी जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर जो इदारे सिंध हुकूमत के हैं उनके वकला का ये मौकफ था कि सिंध हुकूमत को सिरे से कोई नुकसान ही नहीं हुआ, इसलिए 460 अरब रुपए सिरे से वसूल ही ना किए जाएं। ये मौका पहले सिंध हुकूमत अपनाती रही, लेकिन जब पैसे आना शुरू हुए अब तकरीबन 60 अरब 27 रुपए की रकम जो है वो बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जा चुकी है। पैसा अता देकर सिंध हुकूमत ने पहले भी एक दरखास्त दी थी कि ये पैसा क्योंकि सिंध की जमीन की एवज मिला है तो हमें दिया जाए, हम तरक्याती कामों में इस्तेमाल करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी थी। अब एक कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने कायम करने का ऑर्डर दिया था रिटायर्ड जज की सरबराही में, जो इन पैसों को डिस्पर्स करेगा सिंध की नई स्कीम्स के ऊपर लगेगा। तो अब उनमें से 10 अरब रुपए लेने की तैयारी सिंध हुकूमत ने ठान ली है। जो पहले सिरे से कहते थे हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, लैंड एक्सचेंज बिल्कुल दुरुस्त थी, अब वो पैसे देकर अपना मौकफ बदल कर पैसे लेने के लिए आ गए हैं कि गरीबों के लिए पैसे चाहिए जिनको घर और जमीनें देने के लिए वज़ीर आला सिंध ने जैसे अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी किया है। तो ये एक ड्रामाई तब्दीली और आई है सिंध हुकूमत के मौकफ में बहरिया टाउन के पैसे को देखकर। बिल्कुल, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। जियाली क़यादत ने बहरिया टाउन का पैसा देने का मुतालबा पहली बार नहीं किया। बिलावल भुट्टो तो गुज़िश्ता साल ही बहरिया टाउन के पैसे को मलीर के अवाम का पैसा करार दे चुके हैं। विफाक को धमकी भी दे चुके हैं कि अगर हक नहीं दिया तो छीन कर लिया जाएगा। मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब ने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी। हमारी एक बहुत बड़ा डिपॉजिट जो कि सिंध के लोगों का है और इन्हीं कामों के लिए है वो पड़ा हुआ है जो बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोर्ट के पास बहरिया टाउन का पैसा है, वो मलीर का अवाम का पैसा है, उनका पैसा दो उनको ताकि हम इनके सर के बना सकते हैं, हम इनको पानी दिला सकते हैं। कि जो पैसे स्टकअप हैं सुप्रीम कोर्ट में उसको दिया जाए ताकि सिंध की असेंबली फैसला कर सके बहरिया की ज़मीन के लिए। ज़मीन के पैसे किसको जाने चाहिए? सूबे को। तो पैसे मालिक यानी सिंध के लोगों को जाएंगे या कहीं और जाएंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात, पार्टी की आइंदा तंजीम साजी और सिंध की तरक्की के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सैफुल्लाह नियाजी, आमिर महमूद कियानी और अशरफ कुरैशी भी शरीक थे। इस मौके पर सूबे सिंध में विफाक की तरफ से जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा तंजीम साजी के लाहे अमल पर भी गौर हुआ।
साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज होने के बाइस कराची के निजी अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक बजट सेशन में शिरकत और अदालत में पेशी की थकन की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है। उन्हें कराची के निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। वालिद की तबीयत खराबी के बाइस बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो खावन के हमरा दुबई से कराची पहुँच गई हैं। लियारी गैंगस्टर उज़ैर बलोच इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक बार फिर अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गया। अदालत में दिए गए बयान में कहा, मैंने कभी इकबाली बयान नहीं दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कत्ल और पुलिस मुकाबले के केस की समाअत हुई। उज़ैर बलोच ने मौक़िफ़ दोहराया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान इमाम जैदी के सामने कोई इकबाली बयान नहीं दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट को कई माह से बुलाया जा रहा है, वो पेश नहीं हो रहे। उज़ैर बलोच का कहना था कि उसने 164 का बयान दिया ही नहीं। इससे कबल उज़ैर बलोच का इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदालत में दफ़ा 164 के तहत उज़ैर बलोच का इकबाली बयान ATC में पेश किया था। वजाहत के बावजूद चुप न हुए, माजरा क्या है जानिए इसी बुलेटिन। जैकबाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एजाज जाखरानी की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम पर हमला करने वाले 3 मुल्जिमान की जमानत मंजूर हो गई है। मुल्जिमान को हार पहनाए गए। जैकबाबाद की 2nd एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 28 जून को नैब टीम पर हमला करने वाले 3 मुल्जिमान जफ़र बरोड़ो, खादिम भुट्टो और वसीम जाखरानी की 1-1 लाख रुपए की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। जमानत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं की जानिब से तीनों मुल्जिमान को अदालत के अहाते में हार पहनाए गए। नैब की वजाहत के बावजूद सिंध के वज़ीर तालीम खामोश नहीं हुए। सईद गनी ने कहा है कि चेयरमैन नैब मुतनाज़ वीडियो की वजह से सर से पैर तक ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो अपना उहदा छोड़ दें वरना ये वीडियो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत चेयरमैन नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रही है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि नैब की प्रेस रिलीज और धमकी उनकी ज़बान बंदी नहीं करा सकती। चेयरमैन ने ब्लैकमेल हो रहा है इस हुकूमत के हाथों। कि वो जो एक वीडियो आई थी जिसको बाद में रुकवा दिया गया, हमें नहीं पता उस खातून का क्या हुआ। चेयरमैन नैब जो सर से पैर तक ब्लैकमेल हो रहा है। चेयरमैन नैब अगर इतना ही उस वीडियो के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं ना, तो अपने ओहदे को छोड़ें। ये वीडियो उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और इस वीडियो की वजह से ये हुकूमत जो उनसे काम करवा रही है, तो जो उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की उसकी बिना पर एक वीडियो ने नैब की इज्जत को तहस-नहस करके रख दिया है। कि मैं हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा हूँ, पेट में मरो, चेयरमैन नैब को पड़ा रही। आप कह दें कि इस नालायक हुकूमत की बी टीम है, आप मान लें इस बात को कि नैब न्याजी गठजोड़ है। प्रेस रिलीजें हैं, ये जबानबंदी नहीं कर सकती हैं। आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, मेरे से पंगा ना लें आप। कि मुझे बुलाएं तो सही तरह 31 सेब है, मैं इनको इनके मुंह पे बैठ के इनके सारे जो करतूत हैं वो बेनकाब करूंगा। और ऊपर से कहते हैं जी हम बात भी ना करें। ये कोई खुदा है? ये कोई ऐसा कानून है? ये कोई ऐसे लोग हैं जिन पे बात नहीं हो सकती है? सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध सरकार पर करप्शन के मजीद इल्ज़ाम लगा दिए। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आबादगारों के लिए रखी गई 2 अरब की सब्सिडी ओमनी ग्रुप को दे दी गई। रोशन सिंध प्रोग्राम के नाम पर सिंध में अंधेरा कर दिया। हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला के खिलाफ जल्द रेफरेंस आने का भी इशारा दे दिया। 2 अरब की सब्सिडी गन्ने के आबादगारों के लिए दे दी गई ओमनी को। ट्रैक्टर की सब्सिडी 15,000 ट्रैक्टर हारियों को देने, 2 लाख के छोटे में सब्सिडी देनी है, 3 लाख की बड़े में सब्सिडी देनी है। ट्रैक्टर बेच दिए जाते हैं पंजाब में। राशन के नाम पे शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए जाते हैं। हारी से बुलाया लोगों को कि जी राशन बांट रहे हैं, शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए, उस पर ट्रैक्टर इशू किया, पंजाब में बिकवा दिए। उसका रेफरेंस बन रहा है चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ। सब्सिडी का रेफरेंस बन रहा है चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ। ठट्ठा शुगर मिल 23 करोड़ कीमत रखी जाती है, 24 करोड़ की ऑफर आती है, 11 करोड़ में दे दी जाती है। रोशन सिंध प्रोग्राम के नाम पे सिंध को अंधेरा दे दिया गया। 300 रोजाना ज्यादा रेट के ऊपर सोलर लिए गए, उसके भी रेफरेंस बन रहे हैं। 8,900 अरब रुपए सिंध में आया पिछले 13 साल। 1427 अरब रुपए करप्शन हो गई। ऑडिटर जनरल कहता है डेवलपमेंट में खर्च हुआ सिर्फ कितना, 1650 अरब। उस 1650 में से 40% करप्शन हो गई।
2000 अरब की करप्शन सिंध में हुई है। 13 साल से इरिगेशन डिपार्टमेंट ठेके पे एक शख्स को दे दिया, दूध वाला सुनार बन गया। 1400 अरब के बजट पर अपोजिशन लीडर अपनी राय न दे सके, फाड़ में गया बजट ऐसा। जब तक जिंदा हूं, जब तक सांस में सांस है, हक की बात करता रहूंगा, सच की बात करता रहूंगा। कराची में लुटेरे गरीब गुरबा का हक भी मारने लगे। गुलशन इकबाल में डाकू एहसास प्रोग्राम के दफ्तर से 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। गरीबों का पैसा चोर ले उड़े। वफाकी हुकूमत की जेर निगरानी चलाए जाने वाले एहसास कैंप में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई। चोर तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए लूट कर बआसानी फरार हो गए। हैरत की बात यह है कि जहां रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी एहलकार मामूर होते थे, आज इत्तेफाक से कोई एहलकार ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। डाकुओं ने इस मौके पर ऐसा चौका मारा कि एहसास प्रोग्राम के कैंप का सफाया कर दिया। चैम्बर करा उन लोगों ने, सही आते साथ ही ना मारना शुरू कर दिया ना। इधर जो बैठे थे उसको मारा, मेरे को पिस्टल रख दिया। लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी, उसने कॉल भी करा है भाई थाने में के भेज दो, मतलब के हाँ, तो नहीं आया वो। 6 मुल्ज़िमान ने इंतहाई सफाई से ये वारदात सरअंजाम दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मौके पर भारी नफरी तैनात कर दी गई है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया है। टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ पीटीए की दरख्वास्त पर समाअत हुई अदालत ने पीटीए को टिकटॉक से मुताल्लिक़ दरख्वास्त से जल्द निपटाने का हुक्म जारी किया। रिमार्क्स दिए हैं कि पीटीए शिकायत पर 5 जुलाई तक फैसला करे। सिंध हाई कोर्ट ने 28 जून को टिकटॉक बंद करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद पीटीए ने हुक्म इम्तनाई वापस लेने की इस्तदा की थी। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया है। टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ पीटीए की दरख्वास्त पर समाअत हुई अदालत ने पीटीए को टिकटॉक से मुताल्लिक़ दरख्वास्त से जल्द निपटाने का हुक्म जारी किया। रिमार्क्स दिए कि पीटीए शिकायत पर 5 जुलाई तक फैसला करे। सिंध हाई कोर्ट ने 28 जून को टिकटॉक बंद करने का हुक्म दिया था। आपको याद दिला दें, वजीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि पीर तक बिजली और गैस की किल्लत पर काबू पा लेंगे। कल तक 70% RLNG सिस्टम में आ जाएगी, जिनके दौर में 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। उन्होंने बिजली की बंदिश पर सियासत चमकाने की कोशिश की। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सिंध RLNG की सप्लाई जो है वो सिस्टम में रिस्टोर हो चुकी है। ये 2 दिन पहले हुई है और इंशाअल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि कल 70% तक हम RLNG की सप्लाई जो है वो रिस्टोर कर चुके होंगे सिस्टम में। पीर तक जब ये मुकम्मल हमारी रिस्टोरेशन हो गई होगी 100%, तो पावर सेक्टर और सेक्टर दोनों के अंदर जो है ये एक बेहतरी आ जाएगी। कुछ लोगों ने इस पे जिन्होंने सियासत करने की कोशिश की, जिनके अपने 5 साल में से 4 साल 12-12 घंटे बिजली जाती रही, वो इन 2-3 दिनों में जो बिजली की बंदिश हुई उसके ऊपर उन्होंने काफी सियासत चमकाने की कोशिश की और उनके अपने दामन पे जो इल्जामात लगे हुए हैं वो किसी और के दामन पे लगाने की कोशिश की, शायद इनकी जान छूट जाए। इसी बुलेटिन में कराएंगे हसीन वादी की सैर। कोरोना वबा के खिलाफ जंग में अहम पेशरफ मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुँच गई हैं। मॉडर्ना वैक्सीन अमरीका से कोवैक्स के जरिए पाकिस्तान भेजी गई है। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक वैक्सीन की 25 लाख खुराकों पर मुश्तमिल खेप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचाई गई। मॉडर्ना वैक्सीन पाकिस्तानी अवाम की जानें बचाने और कोरोना बहरान से निकलने में मदद फराहम करेगी। आपको बताएं कि अहम खबर आ रही है कि कोरोना वबा के खिलाफ जंग में अहम पेशरफ मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुँच गई हैं। मॉडर्ना वैक्सीन अमरीका से कोवैक्स के जरिए पाकिस्तान भेजी गई है। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक वैक्सीन की 25 लाख खुराकों पर मुश्तमिल खेप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाई गई है। मॉडर्ना वैक्सीन पाकिस्तानी अवाम की जानें बचाने और कोरोना बहरान से निकलने में मदद फराहम करेगी। कोरोना की चौथी लहर गिलगित से सिंध में तेजी से दाखिल होने का खदशा। ईद के फौरी बाद इंडियन वायरस फैल सकता है। जानवरों की खरीदो फरोख्त में बेएहतियाती सिंध समेत तमाम सूबों को मुतासर कर सकती है। टाउन मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की कोरोना लैब के हेड ने खतरात से आगाह कर दिया। डॉक्टर सईद ने चौथी लहर से मुतालिक SOPs पर फौरी अमल दरामद की अपील की है। ये तीसरी वेव ख़त्म होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब मज़ीद कोरोना नहीं होगा। चौथी लहर यकीनन मुंतज़िर है। ईद के फ़ौरन बाद अगस्त के शुरू में या जुलाई के आखिर में मुतवक्के है। डेल्टा वेरिएंट या इंडियन वेरिएंट्स की
उसका हालात आपके सामने कि जिस तरह तबाही उन्होंने इंडिया में मचाई है, बल्कि पूरी दुनिया में अब इसका एक वेव चल रहा है और कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जो इसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत करने में नाकाम रहते हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान और उस जहाँ पे टूरिज़म है वेव बनना शुरू हो चुकी है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता KP, पंजाब और इस सिंध में इसकी आमद होगी। अननेसेसरी लोग मंडी ना जाएं, अदरवाइज़ ये वेरिएंट या ये वायरस मज़ीद तेज़ी से फैल सकता है। स्पेशली बच्चों को ना लेके जाएं। जिस तरह ये मवेशी काफ़ी सूबों से होते हुए आते हैं और जो मवेशी मंडी लगती है, तो उसके साथ इसमें जल्दी इजाफा हो सकता है कि तेज़ी से ये वेव सिंध की तरफ बढ़ सकता है और जो लोग मवेशी लेके आते हैं ये अपने साथ ये वायरस लेके आ सकते हैं। अच्छा, जानवर जो है ये भी ज़रिया बन सकता है, क्योंकि एक जानवर को जिस तरह ख़रीदार आते हैं हज़ारों की तादाद में और जानवर को देखते हैं, अक्सर हमारा ये है कि लोग जानवर के दांत भी देख रहे होते हैं, तो हर बंदा उसको हाथ लगा रहा होता है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसको हाथ लगाता है तो जो कोरोना वायरस है वो जानवर के जिस्म पे रह जाएगा, उसके सरफेस पे रह जाएगा, और दूसरा बंदा उसको हाथ लगाएगा तो वो वायरस ट्रांसमिशन उसकी हो सकती है। कौमी एयरलाइन ने कल से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का फ़ैसला किया है। कोरोना वबा की वजह से गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख होने से हज़ारों पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर हैं। दोहा में 36,000 जबकि तुर्की में 12,000 पाकिस्तानी वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। PIA ने मुख्तलिफ शहरों के लिए परवाज़ें बढ़ाने और बड़े जहाज़ चलाने का फ़ैसला किया है। तर्जुमान के मुताबिक हफ्ते के रोज़ से खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोहा के लिए 4 जबकि बहरीन के लिए 3 खुसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी। खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए बोइंग 777 तैयारा भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का बेशकीमत असासा है। बैरून मुल्क से भेजी तरसीलात ज़र का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार है। मुल्की तरसीलात ज़र में इजाफे से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी खानदानों को सहूलियात और मराद देने के लिए पुराज़म है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि तरसीलात ज़र के ज़मन में मजीद मराद फराहम करने पर गौर किया जाए, ज़र मुबादला और दीगर मुआशी ज़रूरियात मद्देनज़र रखते हुए मनसूबा बंदी की जाए। वादी कुमराट जहां कुदरत गले मिलती है, ऐसी ही हसीन वादी का खूबसूरत मकाम बाटगोई और दश्ते लैला 10,800 फीट की बुलंदी पर सरसब्ज मैदान, चारों तरफ बर्फ पोश पहाड़ी चोटियां सयाहों को दावत नज़ारा दे रही हैं। साथ ही एंकर मोहम्मद शुएब आपको इस हसीन वादी की सैर करा रहे हैं। बटागोई टॉप, यहाँ पर लगे हैं कैंप्स, हो रही है यालाबारी, बारिश भी है, ओले भी पड़ रहे हैं, कभी पड़ते हैं कभी रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं और कैंपिंग करना चाहते हैं वो सिर्फ वही आए जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं मौसम को और सख्ती को। चुके पहुँचना तो मुश्किल है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। फाइनली बटागोई टॉप पर पहुंच चुके हैं हम। ऑक्सीजन लेवल्स लो, सांस फूल रहा है, दरख्त कम है, यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, बहुत प्यारा मौसम है। जहाँ पर निगाह दौड़ाएं वहाँ पर बर्फ पोश पहाड़ी चोटियाँ हमें दिखाई देती हैं। ये पहाड़ी सिलसिला, खूबसूरत सिलसिला, ऊपर लेकर चलते हैं आपको। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, थोड़ी सी एहतियात के साथ, चूँकि जो भी यहाँ पर आता है एहतियात के साथ इस पॉइंट पर ज़रूर आता है, क्योंकि यहाँ से नज़ारा है बड़ा शानदार, बड़ा खूबसूरत। मेरा प्यारा KP, मेरा प्यारा ये इलाका, जहाँ पे हर तरफ जहाँ निगाह पड़ रही है बड़ा खूबसूरत सा इलाका। और मैं लेफ़्ट साइड ऊपर आके बल्कि आपको दिखाता हूँ, जिसे कहते हैं दश्ते लैला। दश्त ऐसी जगह जहाँ ज़रा सा डर लगे, खौफ आए। लैला की खूबसूरती मशहूर है, शायद इसीलिए इस इलाके को कहते हैं दश्ते लैला। अब इस तरफ को देखिए, वो पहाड़ी सिलसिला, बर्फ़ से अटी चोटी, और अभी हम जाएंगे आगे, लेकिन यहाँ का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। टांग के नवाही इलाके में बम फटने से 3 कमसिन भाई जाँ बहक हो गए। टांग के इलाके शालम महसूद कोरोना के करीब गुजरने वाले सदगई नाले में 3 कमसिन भाई नहा रहे थे। बच्चों के हाथ खिलौना नुमा बम लगा, जिसे वो घर पर ले आए। खेलते हुए ये बम फट गया।
11 पैसे फी यूनिट तक महंगी। नेपरा ने माली साल 2019-20 की चौथी और साल 2020-21 की पहली 2 सहमाही एडजस्टमेंट्स की मंजूरी दे दी। नेपरा एलामिया के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनीज ने सहमाही एडजस्टमेंट्स के हवाले से दरखास्तें जमा कराई थी, जिन पर फैसला जारी किया गया। फैसले के बाद घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 8 पैसे जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए 11 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। अमल दरामद अक्टूबर 2021 से शुरू होगा, जबकि सार्फिन से इजाफी वसूलियां 1 साल तक की जाएंगी। नेपरा का कहना है कि फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक और 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्तान की न्यू शाह शम्स कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान, जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगे हैं। सीवरेज मसाइल ने भी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं शेख शिराज की ज़ुबानी। मेरा नाम शेख शराज जवेद है। मैं इसी न्यू शाह शम्स कॉलोनी विहाड़ी रोड मुल्तान के रहायशी हूँ। ये कॉलोनी MDA से मंजूर शुदा है, मगर इसके बावजूद यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। कोई बंदा हमारी दरख्वास्त लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई बंदा हमारे इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसका दरवाज़ा खटकाएं, किससे बात करें? ये देखें, यहाँ पर जो सड़कें हैं ये गैर टूटी फूटी हैं, मिट्टी धूल उड़ रही है, गैर मियारी सड़क बनी हुई है। यहाँ पर अरसा दराज से सीवरेज का मसला है, मगर अब खुदाई तो हो चुकी है, मगर अभी तक लाइन नहीं इसमें डाली गई, जिसकी वजह से हमें आने जाने में शदीद परेशानी का सामना है। हमारी अरबाब अख्तियार से हाथ जोड़ के अपील है कि इस काम को जल्द जल्द मुकम्मल किया जाए। मुल्तान पुलिस के एहलकार चोरी की गाड़ियों के फरोख्त में मुलविस निकले। गैंग के सरगना ASI नासिर समेत 4 एहलकारों को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई। मजीद जानते हैं राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में अवाम के रखवाले ही चोर निकले। पुलिस के एहलकार थानों में बंद चोरीशुदा गाड़ियों को टेम्पर करके और जाली दस्तावेजात तैयार करके मुंह मांगे दामों फरोख्त करते थे। इसमें हमने बहुत सारे सिविल से लोग जो है ना वो पिक किए हैं, उनको उठाया, उनसे जब इंटेरोगेशन की है तो उसमें कुछ पुलिस ऑफिशल्स के नाम आए हैं, लेकिन उसकी वेरासिटी के लिए अभी हम उनकी इंटेरोगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन भी इस केस के कर रहे हैं। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 4 पेटी भाइयों को गिरफ्तार करके ट्रक और वैगन समेत 13 गाड़ियां बरामद कर ली। 2 नंबर गाड़ियों के 3 खरीदारों की तफसीलात भी सामने आ गईं। जो भी कोई पुलिस एहलकार इसके खिलाफ इसका मुर्तकिब हुआ उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक इस जुर्म में मजीद एहलकारों के मुलविस होने का भी खदशा है। कैमरामैन महबूब चौधरी, साथी रिपोर्टर मोहसिन अली के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन पर ड्रोन की परवाज से मुतालिक भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बेबुनियाद दावों पर पाकिस्तान को कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। लाहौर हमले में सामने आने वाले शवाहिद के बाद मुहिम चलाई जा रही है। इस पर मजीद जानते हैं समा के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब से। खालिद अजीम साहब, बताइएगा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय प्रोपेगेंडे पर क्या रिएक्शन दिया है? देखिए जी, ये भारत की जानब से ये कहा गया कि 27 जून को कोई एक ड्रोन जो है वो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद की हुदूद के अंदर जो है वो स्पॉट किया गया था और इसका मकसद जो है वो खौफजदा करना था। तो और उसके साथ साथ ये दावा भी किया गया कि इंडिया ने इस हवाले से पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज किया और इस मामले को उठाया, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस हवाले से उनके साथ किसी किस्म का ना कोई रब्ता किया गया और ये जो प्रोपेगेंडा है इसको हम मुस्तरद करते हैं। हमें किसी किस्म का कोई सबूत फराहम नहीं किया गया और वजह भी बताई। और उनका कहना है कि जब जो लाहौर का हमला था उसके हवाले से ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिनका तज़किरा वफ़ाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आला पंजाब ने भी किया था कि पड़ोसी मुल्क जो है वो उसके मुलव्वस होने के सबूत मिले हैं। उसकी जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं और वो इस्टेब्लिश होता जा रहा है ये सारा मामला, तो उसको निगेट करने के लिए, उसका तासुर जाहिर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उसके हाई कमीशन में ड्रोन उड़ाया गया और उस ड्रोन का मकासद जो है वो भी नहीं बताया गया। ये सारी चीज़ें जो है इसका पर्पज़ पाकिस्तान के नज़दीक ये है कि वो जो लाहौर के वाक़े के बाद जो हाइप क्रिएट हुई है और जिस तरह से
भारत की तरफ उसके इशारे जा रहे हैं, उस तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश की जाए और ये एक काउंटर करने के लिए उसको जो है ये इस किस्म की प्रोपेगेंडा। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब। इस्लामाबाद में फलों के बादशाह का मेला सज गया। मैंगो फेस्टिवल का अहवाल बता रहे हैं वहाब कामरान। सिंधड़ी, दुसहरी, तोतापरी, गुलाब, चौसा, अनवर अटोल, अचारी और बहुत कुछ। शहर खास में आम आ गए। निजी शॉपिंग मॉल में मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह हुआ तो वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी के साथ मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा भी मौजूद थे। फेस्टिवल में आने वालों को बागबानों ने आम के फायदे बताए। लोगों ने मजे मजे से आम खाए। हमारा जो कुदरती आम होता था जो टपके का, ये वो है और देखे मैंने कितने शौक से खाया, मेरी कमीज पे भी लग गया। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब का कहना था कि बैनुल अक़वामी मंडियों तक मुकम्मल रसाई के लिए मुअस्सर मार्केटिंग नहीं की गई। हमने आम की प्रोडक्शन पे तो जोर दिया, जो मार्केटिंग नेटवर्क चाहिए था उसकी कमी थी। ये एग्जीबिशन बहुत पहले से लगने चाहिए थे। मसाइल क्या हैं, एक्सपोर्टर्स ने ये भी बता दिया। एयरलाइन के फ्रेट हैं, इसमें सी फ्रेट हैं, इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री फॉर मैंगो में बहुत सारी हेल्प दरकार है हमें। फलों के बादशाह की ये मीठी नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। ये है सफ़ेद चौसा। इस फेस्टिवल में आम की 100 वैरायटीज मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में आम की 300 से ज़ायद अक़साम काश्त की जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। तो मुल्तान में फलों का बादशाह आम किन मराहिल से गुजरकर अवाम तक पहुंचता है और बागबानों को इन दिनों किन मसाइल का सामना है, ये जानते हैं राशिद हमीद की रिपोर्ट में। तोड़ाई में इतने को फोम लेने पड़ते हैं, नीचे डालने पड़ते हैं, एक एक दाने को आराम से तोड़ के नीचे ले आते हैं, फिर उसको पानी खुश्क करते हैं, उसका तेज़ाब होता है 10-12 घंटे वो उसको खुश्क करते हैं, फिर ग्रेडिंग करते हैं, फिर उसको पेटी में पैक करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से हम बंदे इकट्ठे करके ले आते हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं। इनमें पेटी भरने वाला, पेटी की ठोकने वाला, तुड़ाई करने वाला, टोकरा उठाने वाला, पैकिंग वाला, मुख्तलिफ मराए में रोटी पकाने वाला, ये बंदे प्रोवाइड करते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम आम की दर्जा बंदी करके इनको पैकिंग करते हैं। ठीक है, फल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, पर आंधियों की वजह से नुकसान भी हुआ है काफ़ी, और फल मंडी के जाने के काबिल नहीं था, कच्चा था उस वक्त। लॉकडाउन की वजह से भी बड़े मसले मसाइल हैं। एक्सपोर्ट इस दफ़ा बहुत ही कम हो रही है, नहीं हो रही। हुकूमत को भी चाहिए कि इसको मैनेजमेंट करे सही तरह, ताकि अच्छा रेट मिल सके। फ़िलहाल तो बहुत कम रेट चल रहा है। हुकूमत को चाहिए कोई अच्छा काम करके दिखाएं, एक्सपोर्ट करें, कोई दूसरे मुल्क ढूंढ लें। वही पुरानी पॉलिसी चल रही है, कोई अच्छी कोई कर लें, कोई बेहतर, कोई चलो चाह रहे हैं हमें भी अच्छे मिल जाए, हमारे नुकसान से बच जाए।